हेलो फ्रेंड्स। मालती जोशी जी की एक कहानी सुना रही हूँ। तीसरा बेटा। पत्र पढ़ते हुए प्रतिक्षण उसका पारा बढ़ता जा रहा था। पत्र समाप्त करते ही वह फट पड़ी। वाह, अच्छा न्याय है। दूध मलाई खाओ तुम, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ो तुम, इंजीनियर डॉक्टर बनो तुम, विलायत की सैर करो तुम, और बूढ़ी माँ को संभालूं मैं। बेवकूफ समझ रखा है। और इस बमबारी के बाद छाया ने विदेशी मोहर लगा वह लिफाफा डस्टबिन में उछाल दिया। पेपर पढ़ते हुए प्रमोद ने एक बार उसकी ओर देखा और फिर से अखबार में नजरें गड़ा दी। वे जानते हैं इस समय कुछ भी पूछना आग में घी डालना है। इससे अच्छा कुछ देर चुपचाप प्रतीक्षा करो। थोड़ी देर बाद वह खुद ही सब कुछ उगल देगी। और वही हुआ। 5-10 मिनट बाद ही छाया उनके पास आकर बैठ उनके हाथ से अखबार छीनते हुए बोली, सुनो जी, यह क्या इतने गए गुजरे हैं कि पैसे देकर हमसे कोई कुछ भी करा ले? तुमसे कौन क्या करवा रहा है? छाया ने डस्टबिन से लिफाफा उठाकर पति के हाथ में थमा दिया। खोलकर देखा, काफी लंबी चिट्ठी थी। टेलीफोन के इस युग में इतनी लंबी चिट्ठी, उन्हें आश्चर्य हुआ। वे तो शायद असीम की लिखावट ही पहली बार देख रहे थे। लिखा था, दीदी, मन बहुत कड़ा करके यह पत्र लिख रहा हूँ। इधर 2-3 महीनों से अमित मेरे पीछे पड़ा है। पत्र में, फोन पर, ईमेल से बराबर एक ही बात लिखता है कि मैं माँ को अपने पास बुला लूं। वह कहता है माँ उसकी अकेले की नहीं है। फिर वह इस जिम्मेदारी को अकेले ही क्यों झेले? कब तक झेले? वह कहता है कि माँ के कारण उसकी प्रगति रुक गई है। वह एक जगह बंधकर रह गया है। इतने अच्छे अच्छे अवसर हाथ से निकल जा रहे हैं और वह जहां का तहां बना हुआ है। जब तक माँ का कोई प्रबंध नहीं हो जाता, वह देश तो क्या शहर छोड़कर भी नहीं जा सकता। यह अन्याय वह कब तक सहेगा? अगर माँ सबकी है तो वह अकेला ही क्यों भुगतेगा? अब तो उसने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर मैंने माँ को ले जाने का कोई प्रबंध नहीं किया तो मजबूरन उन्हें ओल्ड होम में रखना पड़ेगा। दीदी, तुम तो जानती हो, माँ का यहाँ आना इतना सरल नहीं है। पासपोर्ट, वीज़ा, सो फॉर्मेलिटी हैं। ग्रीन कार्ड के लिए तो इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि क्या बताऊं। सारे गोरख धंधे करके उन्हें यहाँ ले भी आऊं तो क्या क्या वे यहाँ खुश रह पाएंगी? अमित की देसी बहू से ही उनकी पटरी नहीं बैठती तो यहाँ तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भाषा का सवाल है, संस्कारों का अंतर है। इस उम्र में वे क्या क्या समझौते करेंगी? अपनी जड़ों से कटकर उन्हें यहाँ ले आऊं और वे खुश ना रहें तो क्या मतलब है? दीदी, तुमने शुरू से इस घर की जिम्मेदारी में हाथ बैठाया है। इस समय भी तुम ही याद आ रही हो। क्या माँ को रख सकोगे? मैं तुम पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दूंगा। अमित के यहाँ भी पैसे भेजता रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ कुछ ज्यादा भेज दूंगा। पर प्लीज मेरी इतनी बात रख लो। 2-2 बेटों के होते हुए माँ बुढ़ापे में वनवास भोगेगी तो बहुत शर्म की बात होगी। हमें इस बात की शर्म से बचा लो प्लीज। असीम। असीम ने पत्र बहुत ही आत्मीयता से लिखा था। हर वाक्य में उसकी व्यथा छलकी पड़ रही थी। हर शब्द में उसकी मजबूरी झलक रही थी और छाया उसकी हर बात पर उबल रही थी। 2-3 दिन बाद प्रमोद बाहर से लौटे तो उन्होंने एक कोरा एरोग्राम छाया को पकड़ा दिया। ये किस लिए? असीम को पत्र नहीं लिखना है? नहीं, कोई बात नहीं, फोन कर लेना। पत्र वैसे भी आजकल कौन लिखता है? जी नहीं, मैं फोन भी नहीं करूंगी। मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। छाया के तेवर देखकर प्रमोद चुप रह गए। वे जानते थे कि छाया भाइयों से बेहद नाराज है। इस नाराजगी की वजह भी वो जानते थे। बाबूजी की मृत्यु के बाद भाइयों ने पुराना रिहायशी मकान बेच दिया था। लगभग 13वीं के साथ साथ ही यह काम हो गया था, क्योंकि असीम बार बार नहीं आ सकता था।
मकान पुराना था, जर्जर था, पर जगह मौके की थी, इसीलिए कीमत अच्छी मिल गई थी। करीब 9-10 लाख मिल गए थे। दोनों बहनों को 50-50 हजार पकड़ाकर भाइयों ने पल्ला झाड़ दिया था। उसके बाद असीम ने अपने पास से कुल मिलाकर एक बंगला ले लिया था। असीम ने एक फ्लैट भी लेकर किराए पर उठा दिया था। बोला कभी वापस आने का मन हुआ तो टिकने को एक जगह तो चाहिए। माया दीदी के लिए तो वह रकम भी नियामत थी। एक मुश्त इतने रुपए उन्होंने कभी देखे नहीं थे। और घर में लड़की थी तो जवान हो रही थी, पर छाया इस अन्याय से तलमिला उठी थी। उसने वो पैसे फिक्स में डाल दिए थे और उनकी तरफ कभी झांका भी नहीं था। कहती थी दीदी के यहाँ जब शादी होगी सब रुपए उठा दूंगी। भाई लोग क्या बात लगाएंगे मैं जानती हूँ। सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं तो दीदी के ससुराल में नाक कट जाएगी। प्रमोद को आश्चर्य होता। छाया की कितनी इच्छाएं प्रमोद की गृहस्थी में दफन हो गई थी, कितने अरमान अधूरे रह गए थे, पर उसने उन पैसों को कभी हाथ भी नहीं लगाया। इसके मूल में भाइयों के प्रति रोष था या दीदी की चिंता, पता नहीं। रात को उन्होंने धीरे से बात उठाई। छाया, एक बात कहूँ? कहिए। तुम अपने भाइयों से नाराज हो, कोई बात नहीं, पर जानती हो तुम्हारी नाराजगी का दंड बेचारी माँ को भुगतना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि मैं भाइयों से नाराज नहीं हूँ। मेरा असली गुस्सा तो माँ पर ही है। दूसरी बात यह है कि माँ बेचारी कतई नहीं है। आपने उनकी लाचार मुद्रा ही देखी है, पर यह उनका असली रूप नहीं है। उनके जल्लादी व्यक्तित्व और निरंकुश शासन की भुक्तभोगी हम बहनें हैं। इन्हीं बेटों की जिंदगी बनाने के लिए माँ ने हमारा बचपन मिट्टी कर दिया। अब वे ही लोग उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अच्छा हुआ, जैसा बोया था वैसे ही काट रही हैं। मुझे रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं है। प्रमोद हैरत से देखते रह गए। माँ के लिए कोई इतनी तल्ख बात कर सकता है? माँ तो ममता की मूर्ति होती है, उसके लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं। वे लोग भी तो 5 भाई बहन थे, बहुत अमीर भी नहीं थे, पर घर में एक शांति थी, सुकून था। और इसका श्रेय जाता था उनकी स्नेहमयी सहनशील हंसमुख माँ को। आज भी याद आते ही मन कैसा तो होने लगता है, आंखों की कोर गीली हो जाती है। छाया ने झूठ नहीं कहा था। सचमुच उसका गुस्सा भाइयों पर नहीं था। कम से कम इस समय उसके मन में रुपयों वाली बात नहीं थी। उसे तो अपना अभिशप्त बचपन याद आ रहा था। वे लोग कुल 4 भाई बहन थे। दोनों बहनें बड़ी थी, भाई छोटे। सब में मुश्किल से 2-2 साल का फर्क रहा होगा, पर माँ ने दोनों बहनों को जैसे पुरखिन बना दिया था। भाइयों की सारी जिम्मेदारी उन पर लाद दी थी। बहनें बेचारी बस्ता लटकाए पांव पैदल सरकारी स्कूल में जाती थी। दोनों भाई महंगे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे, शानदार बस में जाते थे। उस बस में लाने ले जाने का काम भी बरसों बहनों के ही जिम्मे रहा। इसके अलावा और भी काम थे, भाइयों की यूनिफॉर्म धोना, प्रेस करना, जूते चमकाना, बैग जमाना, होमवर्क करवाना, सब लड़कियों के जिम्मे था। इन कामों की वजह से उनकी अपनी पढ़ाई हर्ज होती थी, पर उसकी किसी को चिंता नहीं थी, क्योंकि पढ़ लिख कर उन्हें कौन सी कलेक्टरी करनी थी, चूल्हा ही तो फूकना था। जबकि लड़कों को तो अफसर बनना था, और बच्चे तो अभी से अफसरी दिखाने लगे थे। जब वे स्कूल के लिए तैयार होते थे तो अजीब आलम होता था। कोई जूते के फीते बांध रहा होता, तो कोई टाई की नॉट ठीक करता, कोई दूध का गिलास थामे खड़ा रहता। लड़कों के लिए मलाईदार दूध का प्रावधान था, जबकि लड़कियों के हिस्से आती थी सिर्फ चाय। छोटी थी तब छाया, एक बार मचल गई थी। माँ ने तब क्या हंगामा किया था। उह, बहन है कि डायन, भाई के दूध पर नजर लगाती है। तब से छाया को दूध दूध से ऐसी वितृष्णा हो गई है कि एक घूंट दूध भी उसके हलक से नीचे नहीं उतरता। हाई स्कूल पास करते ही दीदी की शादी कर दी गई। छाया ने सोच लिया था कि वह दीदी की तरह गूंगी गाय नहीं बनेगी, विद्रोह कर जाएगी। उसकी शादी की किसी ने जल्दी नहीं मचाई। उसे तो स्कूल से निकलते ही बाबूजी ने अपने दफ्तर में डेली वेजेस पर लगवा दिया। कॉलेज की रंगीन दुनिया के सपने धरे रह गए। लोग तो दफ्तर में भी मजे कर लेते हैं, पर उसके लिए तो दफ्तर जेल बन गया था।
बाबूजी की चौकस निगाहें हरदम उस पर पहरा देती रहती। उसे किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। दफ्तर के हर लड़के को बाबूजी शक की निगाह से देखते थे। इस समय वे किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कम से कम एक बेटे की पढ़ाई पूरे होने तक छाया की नौकरी बहुत जरूरी थी। सबकी मेहनत रंग लाई। असीम पीईटी में निकल गया। 2 साल बाद अमित भी इंजीनियरिंग में आ गया, पर उसका एडमिशन जबलपुर में हुआ था। खर्च एकदम बेशुमार बढ़ गया। छाया ने 2 ट्यूशन कर ली। बाबूजी किसी की दुकान पर बैठने लगे। बड़े कसाले के दिन थे, पर किसी तरह बीत ही गए। जब दोनों बेटे नौकरी पर लग गए तो नाते रिश्तेदारों ने कौंचना शुरू किया कि अब तो लड़की के हाथ पीले करो, क्या जिंदगी भर घर में बिठा कर रखोगे। इसीलिए फिर 28 साल की उम्र में छाया की जैसे तैसे शादी हो गई। जैसे तैसे इसलिए कि घर वर बहुत अच्छा नहीं मिला, पर सेंत मेत में इससे अच्छा क्या मिलता। बाबूजी की सारी शक्ति और पूंजी तो बेटों की पढ़ाई पर खर्च हो गई थी। कहते थे एक लड़का अच्छा निकल जाए तो घर भर का उद्धार हो जाता है। कितना उद्धार हो रहा है। 10-15 दिन बाद की बात है। एक शाम फोन की घंटी बजी। जैसा कि अक्सर होता था, तन्मय ने ही लपक कर फोन उठाया और हुलस कर चिल्लाया, मम्मी, मामा का फोन है बॉस्टन से। और कोई दिन होता तो छाया ललक के साथ उठती। यह फोन उसने तन्मय के मामा लोगों के लिए ही लगवाया था। किसी और के घर जाकर फोन लेना बेहद अखरता था। अपनी विपन्नता का बोध उस समय और भी तीव्रता के साथ होता था। इसीलिए जरा सी सुविधा होते ही उसने फोन लगवा लिया था। तन्मय ने जब दूसरी बार आवाज दी तो वह बड़े बेमन से उठी और बड़ी बेजारी के साथ उसने कहा, हेलो। पर पल्ली तरफ असीम तो उल्लास की प्रतिमूर्ति बना हुआ था। उसके हर शब्द से कृतज्ञता जैसे छलकी पड़ रही थी। ओ दीदी, यू आर सिंपली ग्रेट। मुझे मालूम था मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तुम नहीं जानती तुमने मेरे दिल का कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। मैं तुम्हें ठीक से धन्यवाद भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है। जब वह बहुत देर तक इसी तरह बोलता रहा तो उसने सपाट स्वर में कहा, असीम, तुम क्या बोल रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई नो यू वॉन्टेड इट टू बी अ सरप्राइज। तभी तुमने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। सचमुच इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज ही अमित का ईमेल आया है। लिखा है जीजा जी 8-10 दिन में आकर माँ को ले जाएंगे। छाया ने आग्नेय नेत्रों से पति की ओर देखा। बोली, लो, धन्यवाद ज्ञापन जो भी करना है अपने जीजा जी से करो, क्योंकि मैं तो इस विषय में कुछ जानती नहीं। मजबूरन प्रमोद को उठकर फोन लेना पड़ा। हेलो असीम, कैसे हो भाई? अरे कमाल करते हो, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। यह तो मेरा फर्ज था। हमें अपने सुख दुख आपस में ही तो बांटने होंगे, कोई दूसरा थोड़े ही आएगा। नो नो जेंटिलमैन, मेरे सामने पैसे की बात मत करो। मालूम है तुम बहुत बड़े आदमी हो, पर यह जान लो कि माँ मेरे घर पेइंग गेस्ट बनकर नहीं रहेंगी। दाल रोटी जो हम खाते हैं उन्हें खिलाएंगे, जो बन पड़ेगी सेवा करेंगे। यह समझ लो कि जब तक जिंदा है मेरे पास तुम्हारी अमानत है। बाद की तुम जानो, जैसा चाहो धूमधाम से उनका कारज करना। नहीं नहीं, नाराज नहीं हूँ, सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ। अच्छा, गुड नाइट। छाया उनकी रिसीवर रखने की बाट जोह रही थी, एकदम फट पड़ी। वह हमारा आपस का मामला था, आपको बीच में दखल देने की क्या जरूरत थी। क्या शादी के इतने साल बाद भी तुम्हारा मेरा मामला अलग अलग होगा? छाया कटकर रह गई, फिर भी तुनक्कर बोली, मुझसे पूछ तो सकते थे। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर था? इन 15 दिनों में तुमने किसी से सीधे मुंह बात नहीं की, बात बात पर काट खाने को दौड़ रही थी। तन्मय से पूछो उस पर क्या गुजरी है। बात शायद ठीक ही थी। उसका मूड सचमुच इन दिनों बेहद उखड़ा हुआ था। वे लोग तो यही समझेंगे कि आपने पैसे के लालच में यह बड़प्पन लिया है। मैंने असीम से क्या कहा तुमने सुना नहीं? इतना दरिया दिल बनने की भी जरूरत नहीं थी। दोनों बातें तुम ही कहोगी।
मेरा मतलब यह था कि वे लोग समर्थ हैं, अपनी माँ का खर्च उठा सकते हैं, पर माँ को नहीं रख सकते। देखो, माँ अगर इस घर में आएगी तो मेरी शर्तों पर ही आएगी। वे लोग धन्ना सेठ होंगे, पर मैं भिखारी नहीं हूँ। इसमें भिखारी होने का क्या सवाल है? वो लोग अपनी माँ। देखो, ये अपना पराया भाव मेरे मन में नहीं होता है। होता तो मैं यह प्रस्ताव ही नहीं रखता। तुम्हारे भाई उन्हें चाहे जहां पटकाते, मुझे परवाह नहीं होती। पर यही तो मुझ में कमजोरी है। मुझसे यह सहन नहीं हुआ कि तीन तीन बेटों के होते हुए माँ वृद्धाश्रम में रहे। तीन तीन बेटे? क्या दामाद भी तो बेटी की तरह ही होता है? मुझे अगर यह दर्जा न देना चाहो तो न सही, पर तुम भी बेटे से कम नहीं हो। पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तुमने गृहस्थी की, गाड़ी खींची है। यही समझ लो, तुम्हारा यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ है। आप भी अभी मेरी माँ को ठीक से नहीं जानते हैं, इसलिए। छाया, माँ सिर्फ माँ होती है। वह अच्छी या बुरी नहीं होती, बस माँ होती है। मैं नहीं जानता माँ को लेकर तुम्हारे मन में क्या आक्रोश है, पर अब वह 75 की हो चुकी हैं। उन्हें सारे आरोपों से बरी कर दो। कोई भी अपराध इतना बड़ा नहीं होता कि उम्र के इस पड़ाव पर व्यक्ति को देश निकाला दे दिया जाए। माँ ने तुम्हें कुछ भी न दिया हो, पर जन्म तो दिया है। उसका कर्ज तो उतारना पड़ेगा। समझ लो यही मौका है। और वे दोनों क्या आसमान से टपके हैं? उन्हें कोई कर्ज नहीं व्यापता। वे तो एकदम आजाद हो जाएंगे। ऐसी आजादी भी किस काम की कि खुद अपने से ही शर्मसार होना पड़े। बाहर चाहे कुछ भी कहते रहे, पर देखना, उनकी आत्मा उन्हें सदा कचोटती रहेगी। अगर तुम भी उनकी जमात में शामिल हो गई तो यही होगा। कभी अपने आप से नजरें नहीं मिला सकोगी, खुद को माफ नहीं कर पाओगी। प्रमोद शायद ठीक ही कह रहे थे। पिछले 15 दिन इसी ऊहापोह में तो बीत गए थे। वह कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी, पर प्रमोद को निर्णय लेने में जरा भी वक्त नहीं लगा। न उनके मन में कोई दुविधा थी, न दुराग्रह। दर्पण की तरह स्वच्छ पारदर्शी मन है उनका। फिर भी एक शंका तो थी ही। उसने कहा, माँ को बड़ी शान से ले तो आएंगे, पर क्या उन्हें उतनी सुख सुविधा दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता। माँ इस समय सुख सुविधा की भूखी होंगी। जैसा कि इस समय उस घर का माहौल है, मुझे लगता है उन्हें सिर्फ प्यार की चाहत होगी। वे बस थोड़े से आदर मान के लिए तरस गई होंगी। और इन चीज़ों की अपने घर में तो कोई कमी नहीं है, और आपके रहते तो हो भी नहीं सकती। माँ ने अनजाने ही सही जरूर कुछ पुण्य किए होंगे, तभी तो आप जैसा बेटा पाया है। वे हंस दिए, शांत सरल स्निग्ध हंसी। उस हंसी ने उसके हृदय का सारा ताप सोख लिया। पिछले 15 दिनों से मन में एक भट्टी सी सुलग रही थी, अब शब शांत हो गया था।